सबको नमस्कार। पीएस कॉलेज मंड्या, विश्वविद्यालय कॉलेज मंगलूर, सरकारी प्रथम दर्जा कॉलेज बेटमपाड़ी, पुत्तूर, इन 3 कॉलेजों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में आपने जो विषय रखा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज की नब्ज को पकड़ता है। मेरे लिए ये बड़ा सुअवसर है कि 3 कॉलेजेस ने मिलकर यह आभासी मंच प्रस्तुत किया, जिसमें कई सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसमें युवा वर्ग हैं, जिसमें प्राध्यापक हैं, वहां पर टीचर्स हैं, सभी यहाँ पर शोधार्थी हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब हम जनसंचार की बात कर रहे हैं तो हम आभासी मंच का ही उपयोग कर रहे हैं। टैगलाइन के रूप में अगर हम देखते हैं कि अभी अभी प्रोफेसर डॉक्टर महादेव जी ने, डॉक्टर अनुसया राय ने, डॉक्टर वरदराज चंद्रगिरी जी ने एक एक टैगलाइन अपने प्रास्ताविक में बता दी थी। जैसे ही अनुसया राय जी ने बताया कि आज का ये युग जो है वो इंफॉर्मेशन यूज है, या हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन का युग ऐसा कहा जा सकता है। या और फिर महादेव जी ने भी हमें ये बताया कि जनसंचार और मीडिया लेखन, इन दोनों की बात आजकल एनईपी के तहत होती आ रही है, जबकि वरदराज चंद्रगिरी जी ने भाषाई कौशल पर बात की और उन्होंने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हुए ये बताया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली विद द इंग्लिश। ये केवल अंग्रेजी के साथ नहीं जाता है, बल्कि भारत की कई भाषाएं हैं जिन भाषाओं में हम कम्युनिकेट करते हैं, और जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसको इफेक्टिव होना आवश्यक है। इन 3 टैगलाइन को केंद्र में रखकर मैं अपनी बात जनसंचार माध्यम और लेखन के संदर्भ में बताऊंगी। आज के इस आधुनिक युग में हमारे पास एक दूसरे से बात करने के लिए बहुत सारे साधन मौजूद हैं। आज का दिन ही हमारे लिए देखेगा कि हम 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं, आभासी मंच पर इकट्ठा हुए हैं और हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है, जिसकी सहायता से हम घर में बैठे दूर के रिश्तेदारों हो या परिचित हो, इनके साथ बातचीत कर सकते हैं, डिस्कोर्सेस कर सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, जिसे हम संचार का नाम देते हैं अथवा संप्रेषण कहते हैं। ये होता आ रहा है। आधुनिक युग में ये ज्यादा हो रहा है। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जब सार्थक वार्तालाप होता है, सार्थक वार्तालाप, ध्यान दीजिएगा, वार्तालाप तो कम्युनिकेशन है, लेकिन कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। कुछ भी बात जिसको हम बकवास कहते हैं वो कम्युनिकेशन नहीं है, जिसको हम बक बक कहते हैं वो कम्युनिकेशन नहीं है, वार्तालाप नहीं है। तो जहां सार्थक वार्तालाप को संप्रेषण अथवा संचार कहा जाता है, यानी जहां पर अर्थ सहित बात होनी चाहिए। अगर अर्थहीन बात हो रही है तो हम इसको संचार के अंतर्गत या संप्रेषण के अंतर्गत नहीं लेते हैं। संचार शब्द को ही देखते हैं तो इसकी जो उत्पत्ति है, ये शब्द जो है संस्कृत भाषा से आया है। संस्कृत भाषा में एक धातु मतलब क्रिया का जो मूल रूप होता है वो है चर। चर इस धातु से संचार शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है चलना। चर मतलब चलना, इस अर्थ में आता है। यदि संचार की प्रक्रिया को एक बड़े स्तर पर हम देखते हैं तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। जन मतलब इंसान, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स, इनके बीच जो संचार होता है, जो संप्रेषण होता है। हमारा संप्रेषण पशु पक्षियों के बीच नहीं है, हमारा संप्रेषण मनुष्य प्राणियों के बीच होना चाहिए। तो ये जनसंचार है। तो इसमें जो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, जिसमें हम अपनी, जैसे भाषा की अगर हम परिभाषा देखते हैं तो इस भाषा की परिभाषा में हम क्या कहते हैं? विचारों का आदान प्रदान है। विचारों के आदान प्रदान को अगर हम भाषा कहते हैं, उसी प्रकार संचार में भी क्या हो रहा है? संचार में भी हम अपने विचारों की प्रक्रिया को ही लेते जा रहे हैं। जनसंचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ये शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है मास और दूसरा है कम्युनिकेशन। मास को हम हिंदी में जन कहते हैं और कम्युनिकेशन को संचार कहते हैं। तो मास कम्युनिकेशन तो शब्द अंग्रेजी से हमने हिंदी में लिया जनसंचार।
तो मास का अर्थ क्या है? जन कह सकते हैं आप, जन समुदाय कह सकते हैं, जनता कह सकते हैं, भीड़ कह सकते हैं। और कम्युनिकेशन का अर्थ संप्रेषण है या संचार से होता है। मतलब क्या है? जनसंचार का अर्थ है किसी जन समुदाय को सूचना प्रदान करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ये अगर हम सीधे सिंपल अर्थ में अगर हम लेते हैं तो ये अर्थ आ जाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना है तो जनसंचार में आता है। सूचनाओं का आदान प्रदान एक व्यक्ति के बीच में नहीं है, भाषा एक व्यक्ति के बीच होती है, लेकिन जब जनसंचार कहते हैं तो मास, एक भीड़ आती है, जन समुदाय आता है, जनता आती है, उनके साथ संचार का, उनके साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। किसी भी माध्यम से बड़े जनसमूह तक सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही जनसंचार कहलाता है। यानी किसी भी माध्यम से बड़े जनसमूह तक, एक दो नहीं, एक जन होता है, जिसको मैंने भीड़ कहा ना, तो भीड़ में संख्या नहीं देखी जा सकती है। कितने लोग हैं? 10, 12, 15, 50, 100, सैकड़ों। जब हम ये कहते हैं तो वो जनसमूह कहलाता है। बड़े जनसमूह तक जन सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही जनसंचार कहलाता है। और इस प्रक्रिया में जो प्रयुक्त साधन होते हैं, उन साधनों को हम जनसंचार के माध्यम कहते हैं। यानी जिन सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, जिन साधनों को हम लेते हैं, वो कहलाता है माध्यम। जैसे उदाहरण के रूप में आपके पास सेलफोन तो सबके पास है। हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? फोन का इस्तेमाल किया। तो फोन क्या बन गया? माध्यम बन गया। तो ये माध्यम होता है। तो जनसंचार के माध्यम ये कहलाते हैं। तो किसी बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संपर्क स्थापित करना ही जनसंचार है। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं, क्योंकि मेरे सामने जो बच्चे हैं, मैं जानती हूँ कि ये बच्चे बीए बीएससी के होंगे, तो उनके लिए ये समझ लेना जरूरी है कि जनसंख्या के, एक बड़ी जनसंख्या के साथ संपर्क स्थापित करना जनसंचार कहलाता है। तो जनसंचार का वर्तमान समय ऐसा है, तो इसके परिपक्व समाज की मनोदशा को, इसके विचार को, संस्कृति और आम जीवन दशाओं को नियंत्रित कर रहा है। यह जनसंचार, वर्तमान समय का जनसंचार हमें, हमारी संस्कृति को, हमारी विचारों को, हमारे मनोदशा को, समाज को नियंत्रित करता जा रहा है। इसका प्रवाह जो है वह अत्यंत व्यापक है, असीमित है। इसके माध्यम, जो जनसंचार के माध्यम है, उन माध्यमों के द्वारा समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज आपके बीच में से कितने लोग फेसबुक पर नहीं हैं? फेसबुक का इस्तेमाल मात्र अपनी पिक्चर अपलोड करना नहीं है। आपने अपनी पिक्चर अपलोड कर दी और बार बार देख रहे कितने लाइक्स मिले, कितने लाइक्स मिले, है ना? तो ये लाइक्स देखना भी क्या है कि आप ये देखना चाहते हैं कि मेरी छवि को कितने लोगों ने पसंद किया और क्या क्या लिखा है। यानी आपके सामने फेसबुक पर जो लोग हैं, उन लोगों को तो आप जानते नहीं है, लेकिन आप बड़े आराम से कह देते कि आज मुझे 100 लाइक्स मिल गए। लेकिन अगर एक आपको कोई कमेंट देता है तो उस कमेंट से आप या तो दुखी होते हैं या खुश हो जाते हैं। उस कमेंट पर ये निर्भर करता है। यानी इसका प्रवाह, मैं जो कहना चाहती हूँ, ये प्रवाह जो है व्यापक है, असीमित है। जनसंचार माध्यमों द्वारा समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात तो चल ही रही है ना। आपको जो लगता है वो बताने का मौका आपको दिया जा रहा है। तो जनसंचार के माध्यम में ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात आ जाती है। तो ये स्वतंत्र जनसंचार माध्यम लोकतंत्र की आधारशिला है। जिस लोकतंत्र में अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाया जाता है वह लोकतंत्र नहीं ही है। लोकतंत्र वह है जहां पर स्वतंत्र जनसंचार है, अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी आधारशिला कौन सी है? स्वतंत्र जनसंचार माध्यम। जिस देश में जनसंचार के माध्यम स्वतंत्र नहीं है वह स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। वो लोकतंत्र का निर्माण ही नहीं कर सकता।
असंभव है। तो जनसंचार माध्यमों का जाल इतना व्यापक है कि इसके बिना एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, संभव ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि आप लोगों ने शब्द सुना होगा, हाल ही के वर्षों में सूचना क्रांति आ गई है। हम सुनते आ रहे हैं ना, अरे सूचनाओं की क्रांति आ गई है। आप लोगों के पास ट्विटर है, व्हाट्सएप तो है, फेसबुक है, इंस्टा है, ये तो आज के आपके जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे माध्यम हैं। आपके पास ट्विटर है, आपके पास ब्लॉग है, आपके पास पूरा इंटरनेट है, आपके पास यूट्यूब है, और पता नहीं कौन से हमारे सामने कई सारे माध्यम आते जा रहे हैं। इन माध्यमों के द्वारा संचार हो रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। मैडम सूचना अनुसार ने कहा कि ये इंफॉर्मेशन एज है। आपके पास सूचनाओं का ढेर लग जाएगा, कई सारी सूचना। एक शब्द अगर मालूम नहीं तो तुरंत आप सर्च कर लेते हैं और देखते हैं कि शब्द का अर्थ क्या है। यानी आपके हाथ में पूरी क्रांति आ चुकी है। तो हम सुन रहे हैं ना कि सूचना क्रांति आ रही है, तो सूचना क्रांति यही है। जनसंचार माध्यमों में क्रांति के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई है। तो इसकी विशेषता क्या है, इन जनसंचारों की क्या विशेषता हो सकती है? तो इसके जो संदेशों की जो प्रकृति है, हम जो संदेश भेजते हैं, कोई भी मीडिया लीजिएगा, कोई भी माध्यम लीजिएगा, ये सार्वजनिक होती है। ध्यान रखिएगा, ये सार्वजनिक होती है। आप चाहे फेसबुक पर डालें, इंस्टा में डालें, ट्विटर में डालें, या आपके व्हाट्सएप स्टेटस में डालें, आपने जो सूचना दी है वो सूचना क्या हो गई है, आपकी नहीं रही, वो सार्वजनिक हो गई है। तो संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है, और इसके ढेर सारे द्वारपाल हमारे सामने आ जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। इसको आप इन सारी विशेषताओं में एक बात आप ध्यान रखिए, दो बातें। एक कि आपने जो संदेश दिया है, आपने जो सूचना दी है, इसकी प्रकृति कैसी है, सार्वजनिक है। और दूसरी, संचारक और प्राप्तकर्ता यानी जिसने दी है और जिसने ग्रहण की है, इन दोनों के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं है। आजकल की युवा पीढ़ी जो मेरे सामने यहाँ पर बैठे हैं, वो समझते हैं कि फेसबुक पे मेरे 200 क्या मेरे 1000 फ्रेंड्स हैं। आप जानते हैं उनको, उनकी शक्ल जानते हैं आप? आपने उनसे कभी बात की है? नहीं, आपका सीधा संबंध नहीं है। आपके म्यूचुअल फ्रेंड से म्यूचुअल फ्रेंड से म्यूचुअल फ्रेंड से म्यूचुअल फ्रेंड्स हो गए, यानी सीधा संबंध तो है नहीं ना। तो हम ये देखेंगे कि जो आज का जनसंचार है, इसमें दो महत्वपूर्ण बात है कि संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, और दूसरा, प्राप्तकर्ता और संचारक में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। तो इन जनसंचार माध्यमों का कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य है, अब विशिष्ट रूप से देखेंगे, इसका कार्य है सूचना देना। सूचना देना है। किसकी सूचना देना है? मेरे ख्याल से वैयक्तिक सूचना भी कभी कभी सार्वजनिक हो जाती है। तो सूचना देना है सबसे पहली बात। दूसरा है शिक्षित करना। जनसंचार माध्यमों की बात, व्यक्तिगत बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है जनसंचार माध्यमों में। पहला है सूचना देना और दूसरा है शिक्षित करना, और तीसरा जो बात है वो है मनोरंजन करना। आप लोग रील्स देखते हैं, चाहे इंस्टा में देखें या फेसबुक पर देखें, क्यों देखते हैं रील्स? मनोरंजन। कोई एक होता है, ऐसा कोई पशु या पक्षी होता है कि जो अपने, यानी मैंने एक रील देखा था जिसका एक बार चेतन भगत ने भी अपने भाषण में उल्लेख किया था। उसने कहा कि बंदर जो है, बंदर टूथपेस्ट लेकर अपने दांत मांज रहा है। ये वीडियो आया था। ये रोज होता है क्या? लेकिन हमारा मनोरंजन जरूर हो जाता है। यानी कार्य क्या हो गया? पहले सूचना देना, दूसरा शिक्षित करना, तीसरा मनोरंजन करना, चौथा निगरानी करना। यानी हमें देखना पड़ेगा क्या क्या हो रहा है समाज में, क्या क्या हो रहा है, इस पर निगरानी करना जरूरी होता है। और जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, इसका एजेंडा भी तय करना होता है। काफी है, जरा सा देख लेना, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है।
चौथा होता है कि ये सारा देखने के बाद एक एजेंडा तैयार करना है कि मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, माध्यमों को क्या करना है। मैं हो गया, व्यक्तिगत हो गया, हम हो गया, जन हो गया, और जब माध्यम आते हैं तो माध्यम भी तय करते हैं कि मुझे माध्यमों के द्वारा समाज के सामने क्या देना है, क्या परोसना है। और उसके बाद आता है पांचवा कार्य जो आता है, छठा कार्य जो आता है, वो है विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध करना, जो आज हमारे साथ हो रहा है। हमने गूगल मीट ये माध्यम ले लिया और आज इसके द्वारा हम विचार विमर्श कर रहे हैं, ये मंच उपलब्ध किया जा रहा है। तो हमने यही देखा कि जनसंचार क्या है, जनसंचार की परिभाषा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, उसके कार्य क्या है। इतनी सारी बातें देखने के बाद मैं थोड़ी बात और आगे लेकर फिर मीडिया पर आती हूँ, मीडिया लेखन पर आती हूँ कि इस जनसंचार माध्यमों में दो चीजों का प्रभाव होता है, एक सकारात्मक प्रभाव होता है और दूसरा नकारात्मक प्रभाव होता है। दो पहलू तो हर चीज के होते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते ही है, आप कौन सा देखते हैं और कौन सा नकारते हैं इस पर आधारित होता है। तो जनसंचार के दो प्रभाव होते हैं, एक है सकारात्मक प्रभाव और दूसरा है नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव क्या है? सबसे पहली, युवा वर्ग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी हमारे जमाने में तो हमें लाइब्रेरियों को छानना पड़ता था कि एक पुस्तक नहीं मिल रही है तो जाओ ढूंढो, फिर निकालो, उसके नोट्स बनाओ, पता नहीं क्या 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 ढेर सारा दुनिया भर के काम हम कर लेते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो युवा वर्ग है उसे अगर कुछ पढ़ना लिखना है, सीरियस काम करना है, तो उसके फिंगर टिप्स पर सारी जानकारी उपलब्ध है। यानी उसकी जो आवश्यकता है, प्रत्येक युवा की उसकी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो सारी चीजें आज उपलब्ध हैं, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। एक सकारात्मक प्रभाव है जनसंचार माध्यम का। दूसरा, मीडिया इन युवाओं को सपने दिखाने से लेकर, सपने दिखाता है ना, सपने दिखाने से लेकर उन सपनों को पूरा करने तक अपनी अहम भूमिका निभाता है। करियर के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने सारे सोशल मीडिया को ध्यान में रखकर बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। जनसंचार के सारे माध्यम मेरे सामने है और इसलिए इस प्रकार की बात मैं कर रही हूँ कि सपने देखने हैं। सपने कब देखने हैं? रात सोते समय नहीं, जागते हुए आंखें खोलकर सपने देखने हैं। और इन सपनों को दिखाएगा कौन? सोशल मीडिया दिखाएगा। कौन से सपने चुनने हैं प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करेगा और उसके अनुसार उस सपने को निखारने की अहम भूमिका निभाने का काम मीडिया करता है। ये सकारात्मक प्रभाव है। तीसरा है अखबार पत्र पत्रिकाएं, जहां युवाओं को जानकारी देते हैं, एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाते हैं। हम लोगों को ये लगता है कि YouTube पर सारी जानकारी मिल जाती है ना, फिर अखबार क्यों पढ़े? अखबारों को पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, फेसबुक पर है, नेट पर मिलते हैं सारे पेपर। लेकिन अखबारों को पढ़ने की जो बात होती है, वो बात बहुत अलग रूप से आती है। वो उसका अपना एक दायित्व लेकर आता है संपादक या पत्रकार, कि जो अपने अखबारों और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सूचनाएं देता है। और सूचनाएं भी कितनी? 20 रुपए के एक अखबार में आपको 16 पेजेस की जानकारी मिलती है। 16 पेजेस की जानकारी, और आपको जो जानकारी चाहिए वो मिलती है वहां पर। तो वही हमारे दूसरा जो माध्यम आता है, टेलीविजन है, रेडियो है, सिनेमा है। उन्हें मनोरंजन के साथ साथ हमें आधुनिक जीवन जीने का सलीका भी तो सिखाते हैं ये। यानी सकारात्मक प्रभाव होता है, जिसको आजकल हम न्यू मीडिया कहते हैं, मतलब इंटरनेट। न्यू मीडिया आज की जो 3G तो 3G की पीढ़ी तो निकल गई है, अब तो 5G आ गया। तो 5G मोबाइल तक का असर यूं है कि देश दुनिया की सरहदों को तोड़कर इन युवाओं ने इस सारे जगत की सरहदें तोड़ दी है और अपने सामने एक नया संसार लाकर खड़ा कर रखा है। हमारे जमाने में हमें अपना करियर बनाने के लिए इतने ज्यादा अवकाश नहीं थे, इतने ज्यादा अवसर नहीं थे जितने कि आज आपके सामने है। ये आपको कौन मुहैया कर रहा है, कौन दे रहा है? ये सारा दे रहा है न्यू मीडिया, या जिसको हम कहते हैं इंटरनेट। यानी सपनों की उड़ान को तकनीक ने पंख लगा दिए हैं। और ब्लॉगिंग
ये भी है आपके सामने, जिसकी जहां से युवा अपनी जो ज्ञान की जो पिपासा है या अपना जो देखिएगा, ब्लॉग में एक बात मैं बता दूं, आप अपनी ज्ञान की जो प्यास है वो लिख सकते हैं, आपका जो संसार के प्रति जो कौतूहल है उसको लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको संसार से ही पर ही गुस्सा आ गया है, अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होने के कारण न्यू मीडिया या इंटरनेट हमारे सामने नई नई चीजें लाकर रख रहा है। युवाओं पर इसका अधिक प्रभाव इसलिए पड़ा है क्योंकि आज का युवा उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का है, उपभोक्ता है, यानी उसका उपयोग लेता है, उसको मालूम है उसका प्रयोग कैसे करना है। वे बिना किसी हिचकिचाहट के किसी भी तकनीक का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। ये सारे सकारात्मक प्रभाव हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी है। कभी कभी मनोविकार पनपते हैं। मनोविकार माने क्या है? कभी कभी हाँ, दो चीजें होती है ना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी निर्माण होता है। कई सारी चीजों को, अपने ही दोस्तों को इस प्रकार बहुत दूर तक जाते हुए देखने के बाद किसी में मनोविकार निर्माण हो सकता है। मैं केवल एक उदाहरण बता रही हूँ, कई सारे उदाहरण इसमें हो सकते हैं जिसमें मैं लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मनोविकार पनपते हैं। दिशा विहीन हो जाते हैं, कर्तव्य विमुख हो जाते हैं। 24 घंटे मोबाइल लेकर बैठे रहो तो आपने जो कुछ लिया है उसको एग्जीक्यूट तो नहीं कर रहे ना। एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास समय कहाँ है? आप तो चिपके बैठे हो। ये भी मनोविकार, ये भी एक नकारात्मक प्रभाव कहा जा सकता है। पश्चिम का अंधानुकरण करने की प्रवृत्ति उन्हें आधुनिकता का पर्याय लगने लगी है। आई एम मॉडर्न, मॉडर्निटी की बात आप करते हैं। मॉडर्निटी मतलब क्या? मॉडर्निटी मतलब आप कर रहे हैं पश्चिम का, यानी वेस्टर्न लोगों का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। इट इज नॉट मॉडर्निटी। यानी फिर कोई भी, वो मद्यपान हो सकता है, धूम्रपान हो सकता है, फैशन हो सकता है, कई सारी चीजें आ जाती है जिसको हम अनुकरण कर लेने का प्रयास करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने जो परोसा जा रहा है हम उसको देखते हैं और ले लेते हैं। एक बात, थोड़ी सी बात बताकर आगे बढ़ूंगी। फेसबुक पर आने वाले रील्स या फेसबुक पर आने वाले जो वीडियोस है, अगर आप 30 सेकंड से ज्यादा देखते हैं तो फेसबुक को पता लगता है कि आप उस वीडियो में इंटरेस्टेड है और वही वीडियो आपको भेजता रहता है। यानी उसको भी मालूम है कि आपकी प्रवृत्ति क्या है, उस प्रवृत्ति के अनुसार वो वीडियो आपको भेजता रहता है और आप उसको देखते हैं और फिर अपना एक जो है एक तरह के अपने आप को उस फ्रेम में देखने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होगी जिसको नकारात्मक प्रभाव कहा जा सकता है। ऐसे जनसंचार के जो मैंने प्रभाव बताए, जो सकारात्मक भी है नकारात्मक भी है। अगर हम जनसंचार के माध्यमों की बात करते हैं तो कुल मिलाकर कहा गया है कि नागरत्न राव ने भी अपने प्रास्ताविक में कहा कि 3 प्रकार के जनसंचार है: प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। प्रिंट मीडिया, एक बड़े शायर हो गए थे, उन्होंने कहा था, इकबाल जी थे, उन्होंने कहा, एक थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हल्का बनाने के लिए एक शेर सुना दूं आप लोगों को। तो उन्होंने कहा है कि खींचो न कमानों को, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, अगर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यानी युद्ध करना है तो आप लोगों को धनुष खींचने की जरूरत नहीं है, ना ही तलवार निकालने की जरूरत है। अगर आपके सामने तोप आकर खड़ी है तो उस तोप से भी मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, तो बस एक अखबार निकाल दीजिएगा। अखबार क्या करता है? अखबार में इतनी ज्यादा ताकत है कि वह जन समुदाय का जनमत बदल देता है। बार बार उस प्रकार की जानकारी हमारे सामने आने के बाद हम उसी प्रकार सोचने लगते हैं। तो प्रिंट मीडिया का या मुद्रित माध्यम का या अखबारों का या समाचार पत्रों का आज के इस 2022 में भी
उतना ही महत्व है, भले ही आपके सामने कितने भी सोशल मीडिया क्यों ना आ जाए। जनसंचार के ऐसे माध्यम जो लिखित रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, उनकी सहायता से जनसंपर्क स्थापित किया जाता है और उसको हम कहते हैं मुद्रित माध्यम, यानी प्रिंट मीडिया कहलाते हैं। आप देखेंगे प्रिंट मीडिया में केवल अखबार, पत्रिकाएं और पैम्पलेट आदि सारी चीजें आ जाते हैं। इसमें एक शब्द आता है, थोड़ा सा हटकर बोल रही हूं, न्यूज शब्द आता है, NEWS। न्यूज मतलब क्या है कि इसमें न्यूज दी जाती है, समाचार दिए जाते हैं। न्यूज इसमें आप नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ये 4 दिशाओं से आने वाली जो जानकारी होती है या सूचनाएं होती है या खबरें होती है, वो यहाँ पर प्रतिदिन दी जाती है। तो ये खबरें जो होती है, ये खबरें हमें आए दिन नहीं लगती है। कल की खबर आज बासी हो जाती है, हमें अच्छी ही नहीं लगती। अरे सुना है मैंने, लेकिन कहानी, कविता, ये जो है वो आप बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन खबर दूसरे दिन बासी हो जाती है। और इसीलिए ये खबर जो है नित नवीन, अपडेटेड होनी चाहिए। इसीलिए चाहे वो पत्रकारिता का माध्यम हो, चाहे टेलीविजन का माध्यम हो, रेडियो का हो, इसमें जो खबर दी जानी चाहिए वो नित नवीन होनी चाहिए, रोज की नई खबर होनी चाहिए। बासी खबर कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो अगर वो चैनल है या वो अगर पत्र बासी न्यूज दे रहा है तो हम उसको पढ़ते भी नहीं है, उसको देखते भी नहीं है। अरे ये तो बहुत पुरानी बात बता रहा है, ये तो हम अपडेटेड हो चुके हैं, इस प्रकार हम बता देते हैं। कुछ तथ्य जो होते हैं थोड़ा सा बताती हूँ कि मुद्रण जो है या मुद्रण कला जो है, इसके बारे में कुछ विशिष्ट तथ्य हमको जानने चाहिए कि मुद्रण कला यानी प्रिंट आर्ट जो है, प्रिंटिंग आर्ट जो है, ये सबसे पहले चीन में शुरू हुआ था और विश्व में सबसे पहली प्रिंटिंग मशीन या प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में गुटेनबर्ग नामक एक व्यक्ति ने स्थापित की थी। और लगभग 1772 में इनका प्रथम अखबार इंग्लैंड में आया था, जिसका नाम था मॉर्निंग पोस्ट। ध्यान रखें, अंग्रेजी में आने वाला 1772 में आने वाला पहला पत्र था इंग्लैंड में, जिसका नाम था मॉर्निंग पोस्ट। और भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है गोवा में लगाया गया था 1556 में, ईसाइयों के द्वारा लगाया गया था और इसमें धर्म प्रचार करना था, धर्म का प्रचार प्रसार, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो लिया गया था। और पहला बंगाल गजट, भारत का पहला बंगाल गजट 1780 में आया था और उसके संपादक थे जेम्स ऑगस्ट खिकी। और भारत का पहला समाचार पत्र जो था वो साप्ताहिक था, वो हिंदी में आया और वो था उदंत मार्तंड, जो 1826 में हुआ था और जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर सुपुर। और उसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे समाचार पत्र हमारे सामने 1854 के बाद कई सारे आ जाते हैं। एक अलग पत्रकारिता का इतिहास है जो मुझे यहाँ आप लोगों को नहीं बताना है। ये प्रिंट मीडिया है कि जिसके द्वारा हम प्रिंट के द्वारा यानी मुद्रित अक्षरों के द्वारा, मुद्रित शब्दों के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो कुछ विशिष्ट तथ्य जो है वो ये है कि रेडियो का आविष्कार 1895-96 में हुआ था, मार्कोनी ने किया था, गुलियेल्मो मार्कोनी इन्होंने किया था। और भारत में रेडियो की शुरुआत जो है वो 1923 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में से की गई थी। और भारत का पहला प्रथम रेडियो स्टेशन ये बॉम्बे रेडियो स्टेशन के नाम से जाना जाता था, वो भी 1927 से। और कोलकाता में 1927 में 25 अगस्त को शुरू हुआ, 23 जुलाई को बॉम्बे में और 27 अगस्त को कोलकाता में बनाया गया था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1930 में हो गई थी, जिसके इंडियन ISBS कहा जाता था इसको, मतलब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऐसा कहा जाता था, इसके नाम से शुरू हुआ थी। और उसके बाद 1936 में इसको ऑल इंडिया रेडियो नाम से जाना जाता था। कई सारी हम देखते हैं कि वर्तमान में अगर आज इसको आकाशवाणी कहा जाता है, जिसमें 24 भाषाओं और 146 बोलियों में इसका प्रसारण किया जाता है। आज FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत 1993 से हो गई है। देखिएगा आज
जिस प्रकार की सारी चीजें हमारे सामने आ रही है, बहुत फास्ट, इतनी तेज गति से आ रही है कि हमारे सामने मीडिया को लेकर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर कई सारी चीजें, नई चीजें हमारे सामने आ रही है कि पलक झपकते हमारे सामने जानकारी आ जाती है। और तीसरा जो है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा जनसंचार का माध्यम बन चुका है जिसकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। प्रिंट मीडिया की उतनी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उतनी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की लोकप्रियता बहुत अधिक है और इससे बहुत फास्ट जनसंपर्क हो रहा है। और यह भी एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही एक रूप है, लेकिन जिसके कार्य का तरीका जो है वो अलग है। इंटरनेट पर इसके कार्य का तरीका इंटरनेट पर निर्भर करता है, और लेकिन बावजूद इसके वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भिन्न है। ऐसा कह सकते हैं कि सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अभिन्न अंग मात्र है, यह हम कह सकते हैं। 1969 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा इंटरनेट का आविष्कार स्पेस मिनिस्ट्री अमेरिका में हुआ था, और WWW का आविष्कार 1989 में किया था, जिसके बाद से इंटरनेट की दुनिया में क्रांति आ गई। और गूगल कंपनी की स्थापना 1998 में हुई थी, और वेब दुनिया हिंदी पत्रकारिता में इंटरनेट पर हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत वेब दुनिया नाम से प्रारंभ हुई थी, और ई पेपर का कार्य शुरू हो गया था। ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आप लोगों को इसलिए भी दी है कि शायद इसका आप लोगों को उपयोग हो जाए, कि मालूम होना चाहिए कि जनसंचार माध्यम हम कहते हैं, इतने मीडिया हम देखते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा इतिहास जब तक हमें मालूम नहीं होता है तब तक इन सारी चीजों को हम समझ नहीं पाते, इसलिए इसकी जानकारी दी थी। बार बार मीडिया लेखन की बात की जा रही है। मीडिया का प्रयोग, या जिसको हम माध्यम लेखन भी कहते हैं, मीडिया का प्रयोग जो है वह आम जनता से संवाद स्थापित करने के लिए किया जाता है। आम जनता किस पर चर्चा करना चाहती है? राजनीति पर, सामाजिक मुद्दों पर, मनोरंजन पर, संस्कृति पर, प्रेम पर, प्रेम के रिश्तों पर, पता नहीं कितनी कितनी सारी ऐसे विषय हैं कि जिन पर हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और ये जानकारी हमें मीडिया से मिलती है, मीडिया पर निर्भर करती है। आमतौर पर व्याख्या ये की जाती है कि जनसंचार मीडिया, प्रेस, सिनेमा, रेडियो और टेलीविजन है, क्योंकि उनकी पहुंच जो है देश के व्यापक क्षेत्र में होने वाले जनसंख्या के विशाल और विषम जनता तक फैली हुई है। मीडिया की अवधारणा को किसी विचार या संदेश प्रेषित करने के माध्यम के तौर पर व्याख्या किया जा सकता है। ऐसा होता यह है कि मीडिया में वे उपकरण या प्रौद्योगिकियां हैं, उपकरण कहिए, साधन कहिए, या प्रौद्योगिकियां कहिएगा, एक विशाल जनसंख्या में सूचना और मनोरंजन के प्रसार की सुविधा प्रदान करते हैं, और बड़े पैमाने पर सूचनाओं और संबंधित संदेशों को वितरित करते हैं। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग आए दिन बढ़ रहा है, हालांकि उसके मैंने नकारात्मक, या जिसको हम कहते हैं कि दुष्प्रभाव, चिंता निर्माण कर रहे हैं। पबजी जैसा गेम आप लोगों को मालूम है कहां तक ले गया है। प्रौद्योगिकी ने पिछले कई वर्षों में उच्चांक रिकॉर्ड दर्ज किया है। इस प्रकार संचार की गतिशीलता और उसके नकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक प्रभाव में थोड़ी सी अगर संख्या में देखते हैं तो हमें पता लगता है कि प्रभाव दोनों तरफ ज्यादा होते जा रहे हैं। अगर हम केवल मीडिया लेखन की ही बात करें तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मीडिया लेखन पर टिप्पणी करते समय एक व्यक्ति है जिनका नाम है रघुवीर सहाय, जिन्होंने कहा है कि खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को और समाज को ताकत पहुंचाना है। खबर में लेखक तथ्यों को बदल नहीं सकता, पर दो या दो से अधिक तथ्यों के मेल से असलियत खोल सकता है। दरअसल होता यह है ना
कविता कहानी लिखने की शैली अलग होती है और मीडिया में समाचार लिखने की शैली अलग होती है। आज एनईपी के अंतर्गत आप लोगों को मीडिया लेखन ये आजकल पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको एक कहा जाएगा कि एक रिपोर्ट तैयार करो, या फिर हो सकता है कि आज के इस वेबिनार का रिपोर्ट तैयार करो कहा जाएगा। तो इस रिपोर्ट तैयार करने में क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कविता की शैली अपनानी नहीं है, न कहानी की शैली अपनानी नहीं है, ना ही बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना है। इसमें केवल तथ्य हमको देने पड़ते हैं, वो तथ्य जो इस पूरे वेबिनार के दौरान हुए हैं। इसमें किसी को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना है और ना ही किसी को नीचा दिखाना है। जो सही है, जो सत्य है और जो आपको भाया है उसी को बताना होता है, तथ्यों का मेल करके, यानी पूरे उस घटना के में आने वाले तथ्यों का मेल करके आप जब इसको बता दोगे तो वो खबर एक रिपोर्टिंग के रूप में आ जाती है। स्पष्ट है कि न तो मीडिया लेखन हल्का काम है और ना ही आसान काम है। क्या है इसमें, कुछ बताना ही नहीं है, बस क्या क्या हुआ है बताना है। इतना हल्का भी नहीं है कि आप कहो कि ये हो गया वो हो गया वो गया, तो वो भी चीज ठीक नहीं लगती है, वो आसान नहीं है। इसमें तथ्यों को जोड़ते समय हमें अपने एक विजन जो है वो तैयार करनी होती है। कोई भी विजन युक्त कार्य न तो आसान होता है और ना ही हल्का होता है। एक पत्रकार को, एक मीडिया लेखक को विजनरी होना होता है, यानी उसको सोचना होता है, देखना होता है, जो दिख रहा है उसके आगे जाकर देखना होता है। और इसीलिए न तो आसान होता है और ना ही हल्का होता है। मीडिया लेखन में भी विभिन्न माध्यमों के लिए अलग अलग लेखन के तरीके होते हैं, अलग अलग पद्धतियां होती है। अखबार में अलग लिखा जाएगा, देखेगा। मैं जब जर्नलिज्म पढ़ाती थी तब मैं कहाँ जाती थी कि कुत्ते ने आदमी को काटा, काटता है भाई, ये क्या कोई खबर है? खबर नहीं है। लेकिन आदमी ने कुत्ते को काटा तो खबर हो गई, ये खबर है। यानी कुछ अलग हुआ है, कुछ जो रोज नहीं होता है वो अलग हो गया है। ये अलग होना जो होता है वो खबर की बात होती है। तो अखबार हो, पत्रिका हो, प्रिंट मीडिया हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, इसकी शैलियां भिन्न है क्योंकि इनका माध्यम भिन्न है। जब एक व्यक्ति माध्यम मतलब प्रिंट मीडिया में जब लिखता है तो इसमें थोड़ा उसको विश्लेषण करने का मौका मिलता है, लेकिन अगर आप टेलीविजन पर खबर देख रहे हैं तो वहां पर स्पष्टीकरण के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर दृश्य ही बोल रहा है। रेडियो पर न तो आपके सामने शब्द है ना ही कोई दृश्य है, बस आपको सुनना है और सुनकर विजन करना है। तो इन माध्यमों में, यानी चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, अखबार हो या प्रिंट मीडिया हो, इन माध्यमों की अंतर्निहित विशेषताओं को समझे बगैर हम मीडिया लेखन नहीं कर सकते हैं। मीडिया लेखन सफल नहीं हो सकता है अगर हम उनको समझ नहीं पाएंगे। मीडिया की विभिन्न माध्यमों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में बहुत ज्यादा अंतर है। अभी जब वरदराज चंद्रगिरी जी ने कहा ना कि मीडिया लेखन में भाषा का कौशल होना आवश्यक है, ये कौशल है। मेरा कन्नड़ पर बहुत अधिकार में लिख लूंगा या मेरा अंग्रेजी पर बड़ा अधिकार में लिख लूंगा है, लेकिन कौशल कहाँ है? वो कैसे लिखना चाहिए उसके लिए हमें तैयार करना होता है। रोज खबरें लिखने के बाद एक दिन अच्छी खबर तैयार हो सकती है, रोज कहानी लिखने के बाद एक कहानी ज्यादा प्रभावी हो सकती है। अखबार, पत्रिका यानी प्रिंट मीडिया का संबंध जहां हमारे आंखों से है, वहीं रेडियो का संबंध हमारे कान से है और टेलीविजन का हमारे सामने दृश्य से है। तो हमारे आंख और कान, इन दोनों को चुभने वाली खबर देना आवश्यक है। और ये कैसी होनी चाहिए ये बताएगी आपकी भाषा, आपकी शैली बताइएगा। तो मीडिया की शैलियों में दृश्य के रूप में हम यानी दृश्य श्रव्य माध्यम हमारे सामने आते हैं। दृश्य के रूप में आप रेडियो को आप श्रव्य के रूप में ले सकते हैं, दृश्य श्रव्य में आप टेलीविजन को दे सकते हैं, और केवल देखना है तो अखबारों को दे सकते हैं। तो मीडिया के ये माध्यम अलग अलग ढंग से हमारी शारीरिक और मानसिक बौद्धिक जरूरतों की पूर्ति से जुड़े हुए हैं।
इन सब की अलग अलग उपयोगिता है। इस दृष्टि से एक दूसरे के पूरक बनकर यह हमारे सामने आते हैं। मीडिया में जो पेशेवर लोग होते हैं, पेशेवर लेखकों को यह सीखने की जरूरत है कि वर्तमान मीडिया के माहौल में क्या लिखना है, क्या लिखने से उसकी खबर, इसका समाचार, या उसने जो फीचर लिखा है या उसने जो संपादकीय लिखा है वो कितना ज्यादा प्रभावी हुआ है, जिससे जनमत क्या बन रहा है, ये उसको देखना होगा। क्योंकि उसको आज की भाषा यानी आज के जमाने में उसे अगर खबर देनी है तो हमें आज की भाषा और शैली को अपनाना होगा। जैसे कि टेलीविजन या समाचार पत्र, न्यूज रूम या किसी विज्ञापन एजेंसी, मीडिया को विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अगर विज्ञापन लेखन भी आज मीडिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। सभी विज्ञापन लिख सकते हैं क्या? सभी को विज्ञापन नहीं आता, क्योंकि जिंगल्स लिखने होते हैं। एक प्रोडक्ट को, एक वस्तु को 30 सेकंड में लोगों तक पहुंचाना है, बताना है 30 सेकंड में आपके पास कितना टाइम है, 30 सेकंड का इतना स्लॉट है, इस साइड में आपको इतना बाइट देना है। चिंतामणि, चिंतामणि, नो चिंता ओनली मनी। देखिएगा, चिंतामणि शब्द को लेकर और नो चिंता ओनली मनी कहने तक कितनी ज्यादा उसने राइम आ गया, विचार आ गया, भाव आ गया, प्रोडक्ट बिक गया। ये सारी चीजें भाषा, भाव और प्रभाव, इन तीनों को देखकर ही करना होता है। तो मीडिया के जो पेशेवर लोग होते हैं, हम कहते हैं कि पत्रकार है, नहीं, पत्रकार लेखक भी तो है ना। लेखक है, उसके पास अच्छी भाषा है और क्रिस्पी भाषा है, जबरदस्त भाषा का प्रयोग वो करता है, क्योंकि उसे अपनी खबर लोगों तक पहुंचानी है और उसकी खबर उसको बेचनी है। अखबार मुफ्त में नहीं दिया जाता है। कहा गया है कि अखबार अगर मुफ्त में देंगे तो उसका कोई मोल नहीं है, खरीद कर ही अखबार पढ़े जाएंगे। ये मूल जर्नलिज्म का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है कि कोई भी अखबार मुफ्त में बांटा नहीं जाएगा। अगर वो मुफ्त में बांटा गया तो वो रद्दी ही है। लेकिन चाहे वो स्टार ऑफ मैसूर पढ़िएगा, चाहे आप नवभारत टाइम्स पढ़िएगा, आपको अखबार खरीदना ही है। हालांकि उसका मूल्य बहुत कम है। यानी खबर बेचनी है तो खबर खरीदनी भी है। तो जब खरीदारी करता है, खबर को जब खरीदा जाता है, तो ध्यान रखें वो खबर कैसी होनी चाहिए, कितनी प्रभावी होनी चाहिए। अखबार में क्या केवल एक ही खबर होती है? नहीं ना, कई सारे खबरें होती है। उसमें फीचर होगा, उसमें स्तंभ लेखन होगा, उसमें संपादकीय होगा, संपादक के नाम पत्र होगा, राजनीति पर खबरें होगी, समाज पर खबरें होगी, संस्कृति पर खबरें होगी, क्लासिफाइड्स होगा, पता नहीं कितनी दुनिया भर की सारी चीजें एट ए टाइम आपके सुबह दरवाजे पर आकर पड़ी रहती है। वो सारी सूचनाएं, सूचना की क्रांति एकजुट होकर 16 पेजेस में आपके सामने आ जाती है। तो इस मीडिया लेखन को कितनी सीरियसली, कितनी गंभीरता से लेना है। जब तक आपके पास वो भाषा नहीं आएगी तब तक आप उस मीडिया लेखन में नहीं आ सकते। भाषा पर प्रभाव होना अत्यंत आवश्यक है। मीडिया लेखन की क्या विशेषताएं हो सकती है? तो एक कहा जाता है कि एपी एसोसिएट प्रेस स्टाइल का ज्ञान, मतलब इसमें जो है ना एसोसिएटेड प्रेस, इसको हम कहते हैं एपी एसोसिएट प्रेस स्टाइल का ज्ञान। मतलब क्या है? इसमें जो खबर या जो आर्टिकल, जो लेख, जो स्तंभ, जो संपादकीय आप दे रहे हैं वो सटीक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। आप कोई भी बात ऐसे गड़बड़ नहीं कर सकते। इतनी प्रभावी होनी चाहिए कि वो पढ़ने के बाद आपको लगे कि हाँ, बात तो सही की जा रही है, बात बड़ी स्पष्ट है और किसी के पक्ष में नहीं। ये पहली बात है कि वो एपी स्टाइल में का ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक मीडिया लेखक को सटीक होना चाहिए, यानी एपी स्टाइल मतलब का ज्ञान मतलब ही सटीक, स्पष्ट और निष्पक्ष उसको होना चाहिए। और इसके बाद उसकी भाषा कैसी हो, उसको भाषा का पूरा, जिस भाषा में वो अखबार लिख रहा है या उस भाषा में वो मीडिया लेखन कर रहा है, उसका व्याकरण और विराम चिन्ह कहाँ रखने चाहिए, इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के रूप में विराम चिन्ह की बात करिए, मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है लेकिन बता दूं कि एक वाक्य है,
रुको मत मारो, रुको कॉमा है, यहाँ विराम है, रुको मत मारो कहा जा रहा है। अगर आपने गलती से मत के बाद अगर कॉमा लिया, रुको मत मारो, अर्थ अलग हो जाता है। रुको मत मारो, अगर विराम चिन्ह का सही ज्ञान नहीं है और आपने रुको मत के बाद विराम चिन्ह लग दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो व्याकरण, भाषा का, व्याकरण का पूरा अधिकार आपके पास होना चाहिए। इसके बाद विराम चिन्ह का ज्ञान आपको होना चाहिए। और जानकारी जो आप दे रहे हैं ना, किसी भी, चाहे वो टेलीविजन हो, रेडियो हो या प्रिंट का कोई भी माध्यम क्यों ना हो, जनसंचार का कोई भी माध्यम क्यों ना हो, जिसमें आप जानकारी या सूचना देने रहे ना, उस सूचना को या उस जानकारी को सरल बनाने की क्षमता मीडिया लेखक में होनी आवश्यक है। सरल बनाना है, बम्बास्टिक वर्ड्स की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े कठिन गंभीर शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत है ही नहीं है, इतना ध्यान रखें। लेकिन वो प्रभावी होने चाहिए और विवरण जो आप देंगे ये विवरण सटीक होना चाहिए, टू द पॉइंट और प्रभावी, ये होना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक है। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर वो चीज आप देना चाहते हैं वो पाठकों तक या दर्शकों तक या श्रोताओं तक नहीं पहुंच रही है। मीडिया को दर्शकों के आकार, अंतक्रियात्मकता, समकालिकता, उपयोग में आसानी और इंटरफेस समरसता, इन सारी संचारक विशेषताओं के लिए भी कहा जा सकता है। यानी देखना पड़ेगा कि किस आकार में कितनी एक देखिएगा, क्या क्या कभी कभार कहा जाता है कि आज पत्र में मेरे पास इतना, कॉलम के लिए इतना बॉक्स दिया जाएगा, उस बॉक्स में ही आपको खबर देनी है। कितने शब्दों में? 25 शब्दों में आपको खबर देनी है। अब 25 शब्दों में खबर आपको देने के बाद आपके पास तो जानकारी है, 1000 शब्दों की जानकारी है। अब 1000 शब्दों की जानकारी को 25 शब्दों में बिठाना है तो आपको पूरी वो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि कौन सा शब्द ले लूं तो मेरी खबर 25 शब्दों में आ सकती है। यानी पूरी तरह से उसे पूरा सक्रिय होकर काम करना पड़ता है। तो इन विशेषताओं को मीडिया लेखन की विशेषताएं माना जा सकता है। ये मीडिया राइटिंग को या मीडिया लेखन को, लेखन कौशल या मीडिया राइटिंग या मीडिया के लिए जो लेखन किया जाता है, इसको बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जो अक्सर जनसंपर्क अधिकारी जो होते हैं या जो चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा उपयोग में जो लाई जाती है वो जो सामग्रियां हैं उसको पर ध्यान केंद्रित करना होता है। यानी हर मीडिया की अपनी शब्दावली होती है। अगर आप टेलीविजन के लिख रहे हैं, अगर आप रेडियो के लिए लिख रहे हैं तो पहले तो आप सुनो, पहले पढ़ो, देखो कि किस प्रकार से सामग्री को दिया जा रहा है, कैसी शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार का आरोह अवरोह शब्दों में आ रहा है, किस प्रकार व्याकरण का प्रयोग किया गया है, कहाँ तोड़ा गया है। ये सारी चीजें जब तक आप लिखते नहीं है, देखते नहीं है, उसका अध्ययन नहीं करते हैं, बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि मीडिया लेखन कैसे किया जा सकता है। किसी भी ब्रांड या उद्योग के लिए लागू ये प्रभावी सोशल मीडिया की सामग्री की विशेषताएं जो है, आज तो आप लोगों को सारा यूट्यूब बता देता है कि किस प्रकार की चीजें लिखी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, दिखाई जा सकती है, सुनी जा सकती है। ये सारी चीजों का आज के युवा वर्ग को देखना अत्यंत आवश्यक है। अगर सोशल मीडिया पर आप कुछ लिखना चाहते हैं, मान लीजिएगा सोशल मीडिया पर ही आप लिखना चाहते हैं, क्या लिखते हैं, कैसे लिखना चाहिए? एक तो सबसे पहले तो सर्च करो, खोजते रहो कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दर्शक आपकी जो पोस्ट आपने जो की है, आपने जो सामाजिक पोस्ट की, सोशल मीडिया पर कुछ लिखा है, उस पर ध्यान दें, लोगों से लाइक्स मिले, फोटो की बात नहीं कर रही हूं, आपने जो लिखा है उस पर अगर आप लगे कि लोग इस पर पढ़ें, उसको सुने, जुड़े, तो आपको ध्यान रखकर उसको प्रासंगिक बनाना आवश्यक है। आप अगर मान लीजिएगा कि मंड्या में रहने वाले किसी गन्ने
की फैक्ट्री में आज अगर कुछ हो जाता है तो आज की खबर आज ही होनी चाहिए। गन्ने की फैक्ट्री में कुछ घोटाला अगर 1 साल पहले हो गया है और आज उसकी खबर दे रहे तो आपकी उस पोस्ट को कोई नहीं पढ़ेगा। होना क्या चाहिए? खबर आज की ताजा खबर होनी चाहिए। ये ताजा खबर ही उन शब्दों में लिखी जाएगी जिसे सुनकर हम कहते हैं ना, कान खड़े होने चाहिए। केवल कान ही नहीं खड़े होने चाहिए, आंखें भी बड़ी होनी चाहिए, तभी लोगों को ये प्रासंगिक लगती है। दूसरी, उनकी भाषा में बोलो, यानी जिसके लिए आप लिख रहे हैं उनकी भाषा का प्रयोग करो। अपनी आवाज का विकास करो। अगर आप टेलीविजन में या रेडियो पर आना चाहते हैं, अपनी आवाज का विकास करना चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। छोटी और इसे सरल रखना चाहिए। आपकी भाषा को, अपने वाक्यों को बहुत लंबे लंबे वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे वाक्यों को प्रभावी रूप में होना चाहिए और इसके साथ साथ कुछ छवियां, कुछ फोटोज और कुछ वीडियो का अगर आप प्रयोग करते हैं तो फुल ऑन आपकी वो सामग्री देखी, पढ़ी, सुनी जा सकती है। तो ध्यान रखें कि अच्छे लेखक के लिए, मीडिया लेखन के लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, जिसकी और मां नागरत्ना जी ने भी कहा था, कि आपका फोकस होना चाहिए। यू शुड बी फोकस्ड। क्या करना चाहिए? केंद्रीभूत होना चाहिए कि मुझे ये लिखना है, आज मुझे आज की ये खबर देनी है कि मंड्या में सुबह की गाड़ी 10 घंटे लेट आ गई, ये खबर बनानी है। फोकस ओनली ऑन दैट, उसी पर फोकस करना होगा और उसके बाद उस घटना का विकास होना चाहिए। फोकस सबसे पहली बात कि केंद्रीभूत हो आपकी विचारधारा, उसके बाद विकास करना चाहिए। केवल वो बात खत्म करनी नहीं है, लेकिन उसको साथ कहीं ना कहीं जोड़ना चाहिए। उसमें सुसंगतता, हार्मनी होनी आवश्यक है। और चौथी चीज है शुद्धता। ये 5, यानी फोकस होना चाहिए, विकास होना चाहिए, एकता, उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सुसंगतता होनी चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए। आपकी भाषा की शुद्धता को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है मीडिया लेखन में। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये 5 गुण अत्यंत आवश्यक माने जा सकते हैं। मास मीडिया संचार है, चाहे वो लिखित, प्रसारण या बोला गया हो, यह बड़े दर्शकों को तक पहुंचाता है और इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें टेलीविजन, रेडियो, फिल्में, इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आ जाती है। एक प्रश्न आप लोगों के मन में आया होगा कि क्या फिल्में भी सोशल मीडिया है? बिल्कुल है, फिल्में हैं, मनोरंजन का तो काम करती ही है, लेकिन उसके द्वारा वो समाज को एक संदेश भी तो देती है। मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ, अगर मैं ये कहना चाहती हूँ इस मंच से कि अगर आप लोगों को सच में ये लगता है कि इस पर कुछ देखना चाहिए, मैं आप लोगों को कह दूंगी कि एक सीरीज आप जरूर देखिएगा, OTT पर आया है, द ब्रोकन न्यूज। जरूर देखिएगा, आप लोगों को पता लगेगा कि किस प्रकार खबर को ब्रोक करके, खबर को तोड़ करके कैसे पत्रकार अपनी बात मनवाते हैं। जरूर देखिएगा। उसमें कहने का तात्पर्य, फिल्में भी जनसंचार के माध्यम में आती हैं और उसके द्वारा मनोरंजन तो होता ही होता है, लेकिन लोगों तक सूचनाएं भी, संदेश तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो प्रभावी लेखन की जो मैंने आप लोगों को अभी कहा, ये 5 तो ही है, लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि जनसंचार माध्यम की विशेषताएं बड़ी संख्या में श्रोता भी होते हैं, विषम श्रोता भी होते हैं और बिखरे हुए श्रोता भी होते हैं। श्रोता तो वही जो आपको सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे श्रोता भी होते हैं कि जो आपको नहीं सुनना चाहते लेकिन फिर भी चुपके सुन लेते हैं। और बिखरे हुए श्रोता, जैसे मैं खाना बना रही हूँ और न्यूज सुन रही हूँ, ये बिखरे हुए श्रोता है। इनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया होती है और मास कम्युनिकेशन बड़ी संख्या में बिखरे हुए दर्शकों को बिखरे हुए दर्शकों तक संदेश पहुंचाती है। एक सबसे बड़ी प्रक्रिया है मास मीडिया की, यही सबसे बड़ी विशेषता मानी जा सकती है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, एक बात बताकर, कि मीडिया लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है पाठक को सूचित करना, यह जानकारी और विचार प्रस्तुत करना है। 2 माध्यमिक उद्देश्य अनुनय और मनोरंजन है, लेकिन लगभग सभी मीडिया लेखन के पीछे एक ही बात है और वो है लोगों तक सूचना पहुंचाना। मीडिया लेखन का उद्देश्य
आत्म अभिव्यक्ति नहीं है। हालांकि कभी कभी यह हमारे लेखन में आ जाती है, शामिल हो जाती है, लेकिन मीडिया लेखन का मुख्य उद्देश्य पाठक को सूचित करना है या जानकारी और विचार प्रस्तुत करना है। दो माध्यम यानी इन सारी चीजों को देखकर ही मीडिया लेखन किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप लोगों को मैंने ये सारी बातें बताई है। इसमें क्या क्या आ सकता है, तो एक संपादकीय यानी क्या क्या लिख सकता है एक व्यक्ति। समाचार तो लिखने ही है, दूसरा संपादकीय लिखा जाता है, तीसरा स्तंभ लेख लिखे जाते हैं। पेज 3 पर आप कई सारी जानकारी यानी जिसमें फीचर, पेज 3 पर आएंगे तो फीचर लेखन आ जाता है, विज्ञापन आ जाते हैं, रिपोर्टिंग आ जाती है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट भी आ जाती है। कई सारे ऐसे फीचर लेखन तो आजकल बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है, लेकिन उसके लिए विशेष करके तैयारी होनी जरूरी है। इन सारी चीजों को अगर आप देखते हैं तो आप लोगों को पता लगेगा कि मीडिया लेखन आज की समय की सबसे बड़ी मांग हो गई है। सोशल मीडिया ने सभी को लेखक तो बना दिया है, लेकिन वो कितना प्रभावी है यह हमें देखना आवश्यक है। कहते हैं कि संचार हो रहा है इस जहां में झूठ का, संचार हो रहा है इस जहां में झूठ का, लगता है अब सच किसी को रास नहीं आता। यानी संचार हो रहा है, लेकिन कौन सा हो रहा है? झूठ का, क्योंकि लोग सच जानना नहीं चाहते हैं, सच रास नहीं आ रहा है। इसकी जो दूसरी बाजू है वो मीडिया लेखन है, ये मीडिया लेखन है। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। मैं जो कुछ जानती थी उसे मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है। मैं तीनों कॉलेजेस के डॉक्टर महादेव जी, डॉक्टर अनुसार वरदराज चंद्रगिरी, शाफिया, डॉक्टर शाफिया, करुणा लक्ष्मी, डॉक्टर सुमारा और डॉक्टर नागरत्नाला और सभी बच्चों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं चाहूंगी कि इस आपके व्याख्यान पर कोई चर्चा या कोई प्रश्न रखना चाहते हैं तो अपना प्रश्न रख सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी अगर पूछना चाहते हैं तो वो आमंत्रित है। मंच अभी आपका। मैडम नमस्कार, मेरा नाम आदर्श है जी। मैं गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज बेट्टमबाड़ी का छात्र हूँ। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है जी। मीडिया लेखन के लिए हमारे प्रयासों से हमारी क्षमताओं की विकास करना है या ऐसी कोई संस्था है जो हमारे अंदर मीडिया लेखन के लिए प्रशिक्षित करती है? हाँ बिल्कुल है, आजकल काफी सारी संस्थाएं हैं। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट ही है। मैं गंगोत्री में तो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है, जहाँ पर आप लोगों को ये बताया जाता है, बाकायदा आप लोगों को तैयार किया जाता है वहां पर। आदर्श अपना वीडियो ऑन कीजिए, एक बार हम देख सके आप कौन। आपकी क्षमताओं को पूरा करने के लिए एमए है, जर्नलिज्म में एमए है, आप कर सकते हैं। मुझे लगता है बीए में भी कहीं ना कहीं ये कोर्स अवेलेबल होगा, वहां से आप कर सकते हैं, जहां आप एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मास कम्युनिकेशन आप अपना करियर बना सकते हैं। भोपाल में तो पूरा विश्वविद्यालय ही है, पत्रकारिता का विश्वविद्यालय। There are ample opportunities that you can go for journalism. Thank you, ma'am. और कोई? क्या यही कहती हूँ कि आप दोनों दो आंखों की तरह हैं। तो जैसे मैंने बोला, मैडम ने बहुत ही खुशी से स्वीकार किया। मैंने कहा कि मेरा पहला वेबिनार है, मैंने कभी ऐसा आयोजन किया नहीं, और आपने फौरन हाँ कह दिया। मैडम को तो मैंने बस कहा कि मैडम आप कब फ्री हैं, मैंने उन पर अपना अधिकार जताया कि आप कब फ्री हैं बताइए। तो बस इतने से आप लोग आ गए, मेरे साथ जुड़ गए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इतने सारे लोग, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग जुड़ जाएंगे। 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे सामने अभी बैठे भी हैं, तो मुझे भी उनके मुस्कुराते चेहरे देखकर मैं खुश हूँ कि मेरा पहला वेबिनार था। और शायद इन लोगों को देखकर मुझे लगता है कि वेबिनार की जगह मैं किसी सेमिनार का आयोजन कर सकती हूँ।
ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं सभी को एक बार धन्यवाद देती हूँ। लेफ्ट हो जाए अभी। जी मैम, थैंक यू। वेलकम। आप लेफ्ट हो सकते हैं सभी।